अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर। 2017 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी थी और उनके गठबंधन को 321 सीटें प्राप्त हुई थीं और ये अब तक का रिकॉर्ड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिला था। 4 वर्ष बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अब महज 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। सरकार का 4 साल का कार्यकाल यह माना जाता है कि उसके कार्य पूर्ण हो चुके होंगे, वायदे पूरे हो चुके होंगे और यह सही वक्त होता है कि जब आप किसी सरकार के कामकाज का बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि विभिन्न मोर्चों पर लोक कल्याण के जो वायदे किए गए थे 2017 में क्या वो पूर्ण हुए। इनके बारे में समीक्षा का 4 साल से बेहतर वक्त कोई और नहीं हो सकता। 4 साल मतलब कि आप अपने कार्यकाल का तकरीबन 85% वक्त निकाल चुके होते हैं। तो ये सही वक्त होता है कि जब आप सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करें, 2017 की स्थिति और 2021 की स्थिति का आकलन करें कि तब उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, आज उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, तब हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, तब आम आदमी का जीवन कैसा था और आज आम आदमी का जीवन कैसा है। किसी भी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन उस राज्य के व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। उस राज्य की कानून व्यवस्था, उस राज्य में रोजगार की स्थिति, उस राज्य में इंडस्ट्रीज, उस राज्य में गांव, गरीब, किसान और उस राज्य में निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा वाले लोग, उनके हालात कैसे हैं। उनसे जो वायदे किए गए थे, क्या उन वायदों को पूरा किया गया, क्या उन वायदों पर काम हुआ और क्या उन वायदों के आधार पर यह सरकार खरी उतरती है। इसके बारे में मूल्यांकन का यह सबसे सटीक समय है। जिस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने अभूतपूर्व बहुमत दिया था, क्या बीजेपी ने काम करके दिखाया। उन सभी इंडिकेटर्स, उन सभी सूचकांक पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो, कितनी सरकारी नौकरियां दी गई इस पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात हो, कितना औद्योगिक निवेश हमारे यहां आया इस पर चर्चा होनी चाहिए। आम गांव गरीब के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी ने 2017 में एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो सबसे पहले उसी से एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या गुंडा राज खत्म हुआ, क्या अपराध कम हुए, क्या संगठित गिरोहों द्वारा कारित किए जाने वाले अपराध कम हुए, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए, क्या हमारे दलित भाई बहनों के विरुद्ध घृणित अपराध कम हुए, क्या हमारी मांओं और बहनों के साथ होने वाले अपराध घटे, क्या हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के प्रति होने वाले क्रूरतम अपराध बढ़े या घटे। क्या उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते और उन दंगों में कितने लोग मारे गए। अपराध के हालात ये हैं कि अगर आप अखबार उठाकर देखें या टेलीविजन चैनल्स देखें, आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध के हालात ये हैं कि प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ 165 से ज़्यादा छेड़खानी से लेकर बलात्कार तक के मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध में सामने आते हैं। दलित भाई बहनों के प्रति अपराध भयानक तरीके से बढ़ा है। सनसनीखेज घटनाएं उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही हैं। अफसोस की बात है कि विक्टिम को ही अपमानित करने की कोशिश होती है। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्याकांड से शुरू हुआ अपराध आज की तिथि तक रुका नहीं है। इस वक्त जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, आगरा में हमारी एक बहन की हत्या कर दी गई, क्रूरतम हत्या कर दी गई। उसकी लाश नदी किनारे मिली है। 3 दिन से वो गुमशुदा थी। अब गुमशुदा थी, अपहरण हुआ।
कमलेश तिवारी की जिस प्रकार से उनके दफ्तर में घुसकर हत्या हुई हिंदूवादी नेता की, लोग भूले नहीं हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता बेटी के साथ जो घटना हुई, क्या उसको उत्तर प्रदेश भूल गया? क्या यह कानून व्यवस्था है? हाथरस की घटना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और उसके बाद सरकार का व्यवहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका, रात में 2 बजे किसी बच्ची की लाश जला देना, जिंदा थी तो भी इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद लाश को सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। क्या वो दृश्य लोग भूल सकते हैं? क्या वो दृश्य भूला जा सकता है जब संगठित अपराधियों ने लखनऊ के गोमती नगर में एक व्यक्ति को 25 गोलियां मारी थी और उसके शरीर से 40 छेद हुए थे। लबे सड़क 20 सड़क घटना हुई थी। तो क्या गुंडा राज कम हुआ? क्या कुछ लोगों का, कुछ माफियाओं का, कुछ गुंडों का घर गिरा देने से कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है? हाफ इनकाउंटर कर देने से क्या स्थितियां ठीक हो जाती हैं? अगर होती तो इस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं नहीं हो रही होती। आप याद कीजिए संभल में क्या हुआ था। एक बाप बेटे को कैमरे के सामने गोली से भून डाला गया था। बलिया की घटना याद करिए, जहां पाल बिरादरी के एक व्यक्ति को एसडीएम और सीओ और पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से भून डाला गया था। याद करिए बलिया के उस पत्रकार को जिसको गोली मार दी गई थी। याद कीजिए उन्नाव के उस पत्रकार को जिसके सरेराह हत्या कर दी गई थी खबर दिखाने पे। यह कानून व्यवस्था। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि होमगार्ड विभाग से लेके शमशान तक में दलाली खाई गई। और आजकल तो नमामि गंगे का बहुत जिक्र आ रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार रुका? और अगर भ्रष्टाचार रुका होता तो भारतीय जनता की पार्टी की कार्य समिति की बैठक में उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने भरे मंच से ऐलान किया कि भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, कि बीजेपी के खुद के वर्कर थाने में जाने से डरते हैं, बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? बीजेपी कार्य समिति, जो सबसे बड़ा फोरम होता है, उसके मंच पर। रोजगार के हालात ये हैं कि 8 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। जिन 4 लाख नौकरियों को देने का दावा सरकार कर रही है, उनको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा है 5 एक्सप्रेसवे बनाए गए। मैं जानना चाहता हूं कहां बनाए गए। गन्ना किसानों का आज भी उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी चीनी मिलों पर 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। 20,000 करोड़। और 3 कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या उबाल है, पूरा देश जानता है। अफसरों की मनमानी, अफसरों की स्वच्छंदता, अफसरों का भ्रष्टाचार और नौकरशाही का सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष इससे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान है, विधायक भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है। उनकी सुनी नहीं जा रही है। कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं, मंत्रियों की चलती नहीं उनके डिपार्टमेंट में, विधायकों की कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक खुद शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत भी सामान्य आदमी की तरह एक सेल में जाती है और उसी सेल से सारे विधायकों को मैसेज जाते हैं। विधायक की शिकायत को अब कोई विशेष तवज्जो देकर कार्रवाई नहीं होती। विधायक की शिकायत भी आम आदमी की शिकायत की तरह ट्रीट की जाएगी। और आम आदमियों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। बीजेपी के ही एक विधायक अलीगढ़ में शिकायत करने गए थे, वापस लौटे तो दरोगा जी ने उनका कुर्ता फाड़ डाला था, पिटाई अलग से की थी। तो 4 साल में सरकार के पास उपलब्धियां क्या हैं? सरकार ने बताना चाहिए कि उपलब्धियों के लिए के नाम पर उनके पास क्या है। क्या ऐसा माइलस्टोन स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में? कोरोना के दौरान जो हालात हुए सबने देखा विशेष तौर पे। तो स्थितियां 4 साल में, यह मूल्यांकन का वक्त होता है। सरकार के कामकाज का आकलन होना चाहिए और आकलन आप लोग करिए, जनता करे आकलन और वो बताए कि क्या आपको रोजगार मिला, क्या बेहतर शिक्षा मिल रही है, क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रणाली मिल रही है, क्या बिजली की कीमत जैसे पहले थी आज भी वही है, 2 से 3 गुना कीमतें बढ़ गई बिजली की। बिजली एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या बेहतर सड़कें आपके यहाँ हैं? क्या आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है? क्या आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली?
क्या आपके लिए 5 एक्सप्रेसवे तैयार हो गए? क्या 30 मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हैं? और ये बताया जाए कि कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहां इलाज चल रहा है? 30 जो नए बने, कहां बने हैं और क्या उनमें इलाज चालू हो गया है? और अगर एक्सप्रेसवे है तो चढ़ना कहां से है, वो कट कहां से है? एक भी मेट्रो का कार्य पूरा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। सवाल हजार हैं और उन सवालों का जवाब वही देगा जो सत्ता में बैठा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी ही परेशान है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी परेशान है, उनको भी सवालों के जवाब चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने जो आज सरकार की तरफ से आए हैं और अपोजिशन ने रेज किए हैं, फिर एक खुली डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं ना भेदभाव की, हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। इसलिए 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ। तो वादे जनता को किए थे वो आज कितने पूरे हुए हैं? वादे तो पूरे किए नहीं, और जो MOU किए गए थे वो अभी भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से कभी नहीं देखा था। कानून व्यवस्था देख लीजिए, बेटियां सुरक्षित हैं। हत्या में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, लूट में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छिनैती में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महिलाओं के साथ घटनाओं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जंगल राज में पूरी तरह तब्दील हो चुका है। जो पिछली सरकारों में 500 रुपए में काम होते थे, इस सरकार में वहाँ 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। यूपी की जनता हो गई बेहाल, मंत्री अधिकारी मालामाल, प्रदेश की जनता बन गई कंगाल। ये इस आदित्यनाथ सरकार की हकीकत है। योगी आदित्यनाथ का 4 साल पूरा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? मैं खुश हूं कि अब 1 ही साल बचा है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विशेष प्रवक्ता हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, धर्मवीर चौधरी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। तो आपके 4 साल कैसे बीते भाई नवीन जी? आप तो बीजेपी के हैं, उम्मीद करता हूँ आपके तो अच्छे बीते होंगे। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना कि उसने 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। ब्रजेश जी, अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि 17 के पहले क्या और अब क्या, थोड़ा वक्त दीजिएगा चूंकि बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल, आप बिंदास बोलें। 2017 के पहले ब्रजेश जी, इसी लखनऊ में पूरे प्रदेश में माफियाओं के गाड़ियों के काफिले चलते थे जिनमें से राइफलें झांकती थी। आज क्या ऐसा हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता था 500 करोड़ से, उसकी अंतिम लागत होती थी 1700-1800 करोड़ रुपए। क्या आज ऐसा होता है? उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों करोड़ों बच्चे स्कूलों में जाते थे, उनके पास न स्वेटर होता था न जूता मोजा होता था। क्या आज ऐसा है? उत्तर प्रदेश में जहां पर जब कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी, आज कोरोना संक्रमण काल समाप्त होने के बाद 200 से अधिक टेस्टिंग लैब है। हर जिले में ट्रूनेट मशीन लगी। उत्तर प्रदेश में जहां पहले की सरकारों में 2017 के पहले 20 से अधिक चीनी मिलें एक व्यवसायिक ग्रुप को बेच दी गई, आज क्या वैसा है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ब्रजेश जी। कानून व्यवस्था की आपने बात की। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफियाओं का राज था उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिजली की जहाँ तक बात है, मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, 2007 में मैं वहाँ से लखनऊ शिफ्ट किया सिर्फ इसलिए कि रात में जब हम लोग सो जाते थे तब बिजली आती थी, सुबह उठते थे उसके पहले बिजली चली जाती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो करोड़ों जनता आपकी TRP के चलते आपकी व्यूअरशिप करती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले से एक्चुअली आप बैठते हैं इसलिए TRP है? नहीं सर, आप सच दिखाते हैं इसलिए। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई या नहीं हुई? सड़कों की क्या स्थितियां थी? एक सड़क 3-3, 4-4 बार भुगतान कर लिया, सड़कें नहीं बनती थी। सड़कों की स्थिति बेहतर हुई कि नहीं हुई? स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर हुई? आपने भी एक प्रश्न किया मेडिकल कॉलेजेस को लेकर किया। ब्रजेश जी, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी ऑपरेशनल थे। आज 30 पर काम चल रहा है। 8 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जिसको आपने प्रश्न किया था।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हमने किया। हमने रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न की खरीद की। कोरोना संक्रमण काल में सीमित संसाधनों के बीच 24 करोड़ की जनता और 40 लाख से अधिक की संख्या में आए हुए हमारे जो अप्रवासी भाई बहन थे, उनके लिए जो हमने राशन की व्यवस्था की, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की। ऐसे समय में जब एक पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लाख लोगों को हम भोजन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन रातों रात यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया, हमने अपने सीमित संसाधन में हमने उनकी व्यवस्था दी। तो जो भ्रष्टाचार हमारा था कि भ्रष्टाचार हम कम करेंगे, हम अपराध को कम करेंगे। आपने बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को गिनाया, निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उससे हम इनकार मैं एक नहीं सवाल करेंगे। करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक मिनट ब्रजेश जी। लेकिन अभी मैं सुन रहा था हमारे कुछ विपक्ष के मित्र कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। आप क्या 24 करोड़ की आबादी के अपराध की संख्या की तुलना 2 करोड़ आबादी के राज्य से कर सकते हैं? आप अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो क्यों करते हैं? आप बताइए कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराध का क्या प्रतिशत है? वो आप उत्तर प्रदेश बहुत नीचे स्थान पर मिलेगा। हमने सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में काम किया है। यह सही है कि अभी बहुत सारे सुधार करने जरूरी हैं, हम उसमें लगातार उस दिशा में सुधार कर रहे हैं। ओके। और एक बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी, नौकरियों की आपने बात की, आप भी जानते होंगे, इससे आप इनकार नहीं करेंगे अगर ईमानदारी से। और पूरे प्रदेश के पहले नौकरियों के विज्ञापन बाद में निकलते थे। लखनऊ के अंदर बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल के नेताओं के घर पर लोग अपने खेत गिरवी रख के, अपने घर के महिलाओं के गहने बेच के पैसे लेके थैलियों में, बोरों में लेके आते थे। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक ने यह कहा कि ये सारे भर्ती आयोग किस प्रकार के आयोग बन गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में संख्या को लेकर कोई प्रश्न कर सकता है कि 4 लाख हुए कि 3,85,000 हुए, लेकिन यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। क्या मुझे आप एक परीक्षा बता सकते हैं जिसको आपने बिना चीटिंग के, बिना नकल के, बिना किसी आरोप के, बिना पर्चा लीक के आपने कराई हो? बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि मेरे पास जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 12 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके या तो पेपर आउट हुए हैं या जिनके इंटरव्यू में चोरी हुई है। और सुनिए, जो अभी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उसमें जो टॉपर भाई साहब थे, टीचर बनाए गए थे, उनको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं, उत्तर प्रदेश की सामान्य परीक्षाएं भी एक नकल उद्योग के रूप में हो गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने जब सख्ती की, नकल को बंद किया, लाखों छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा देने से छोड़ दिया जो है। और उसी प्रकार की जब भर्तियां हुई तो इसमें जो ये एक माफिया, जो नेक्सस था भर्तियों का, हमको कई बार, यह बात हम स्वीकार करेंगे, कई बार हमको भर्तियों की शिकायत मिली। गैंग, सालवर्स गैंग, 12 ऐसी घटनाएं जी हाँ, जिसमें 12 नहीं। हमारा एक उद्देश्य था ब्रजेश जी कि हम पूर्णतया पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष भाव से, मेरिट के आधार पर चयन करें। देर हुई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने एक यूपी की एसटीएफ को मैं बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। 1000 से अधिक सालवर गैंग, इस प्रकार के लोग जो इन प्रतियोगी। अब मेरा अगला सवाल है, और छोटे छोटे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा, मेरे पास विभिन्न डिपार्टमेंट्स का जो ब्यौरा मौजूद है वो तकरीबन बताता है कि 7 लाख के आसपास, हो सकता है कि इसमें 10-5% आगे पीछे हो, तकरीबन 7 लाख वैकेंसीज हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में। क्या कारण है कि आप 4 साल में इसको भरने में असफल रहे? ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए रोड मैप दिया है। अधिकारियों को 6 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वो उन्होंने 6 महीने पहले कहा था। हाँ, उसकी भी कटिंग लेके बैठा हूं। उसकी प्रक्रिया चल रही है, लगातार चले। मैंने बताया कि इस पूरी गंदगी की सफाई करने में हमको एक ही परीक्षा को 3-3, 4-4 बार निरस्त करके दोबारा करानी पड़ी। ओके, अगला सवाल यह है कि आपकी पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी के एक बड़े नेता ने भ्रष्टाचार, पुलिस की कार्यप्रणाली, शासन प्रशासन के तौर तरीके काम के, इस पर गंभीर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े किए? निश्चित रूप से देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारे विपक्ष के मित्र हो, हमारे मीडिया के मित्र हो, अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत है तो वो फोरम पे रखेंगे। अब मैं एक बात कह के विराम करूंगा ब्रजेश जी, एक बात बस कहना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। आप याद करिए, 2010 में प्रभु श्री राम मंदिर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला आया, दोनों सारे पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए, लेकिन 2017 में जब तक हमारी सरकार नहीं बनी, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई इसलिए नहीं शुरू हो पाई कि जो पिछली सरकारें थी, आज जो भले प्रभु श्री राम में आस्था भी जता रहे हैं, कोई कुंभ में नहा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, उन्होंने 10,000 पेज से अधिक ऐसे दस्तावेज थे जो उर्दू में थे, उनको अनुवाद करके नहीं दिया सर्वोच्च न्यायालय को। उर्दू अनुवादक की भर्ती तो की, लेकिन अनुवाद करके नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3 महीने में उपयोग आगे भी कर सकते हैं। और हम प्रभु श्री राम मंदिर, करोड़ों लोग की आस्था के प्रति प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने में सफल हुए। थैंक यू। आपके काउंटर पार्ट जूही सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में।
लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही जी, बहुत शुक्रिया आपका। 4 साल पूरा हो गए जब इन्होंने आपसे सत्ता छीनी थी और आपको सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब 4 साल के बाद आप अपने को कहाँ पाती हैं और इस सरकार के कामकाज पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ब्रिजेश जी, झूठ अपरंपार, प्रचार धुआंधार। मैं नवीन भाई की बातों से ही इनके असत्य और झूठ को निकालती हूँ। 2017 में उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाई थी। योगी आदित्यनाथ तो चुनाव लड़े भी नहीं थे। दूसरी बात कि आपने कहा कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए, वो 4 लाख या 3,85,000 होते हैं, दोनों ही आंकड़े झूठ हैं। कहाँ रोजगार मिले हैं? आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स आती थी लेकिन वो प्रोजेक्ट का दाम बढ़ जाता था। सर, आपके यहाँ तो एक प्रोजेक्ट भी नहीं आई, 1 रुपए का निवेश भी नहीं हुआ। एमओयू पे एमओयू आप साइन करते हैं। ये बात सही है कि लोक भवन हमने बनवाया, वहां पर अटल जी की मूर्ति जरूर आपने लगवा दी। आपने 30 मेडिकल कॉलेज बड़ी चतुराई से कहा, चतुराई इनका गहना है, ऑपरेशनल हो गए। इसमें से 30 मेडिकल कॉलेजेस में से आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज शुरू किया, जरा ये बता दीजिए। ये सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुए हैं। महिला अपराधों की आपने बात की, विभत्स महिला अपराध आपकी सरकार में हुए हैं और सबसे ज्यादा दुखदाई है सरकार का और प्रशासन का रवैया। आप हर अपराध के बाद उसको ढकने की कोशिश करते हैं, अपने अफसरों को बचाते हैं, धमकाते हैं लोगों को। इससे बड़ा गुंडा राज और क्या हो सकता है? राइफल आपकी पीछे छुपी हुई है और बंदूक आप विक्टिम के सर पर लगाते हैं। नवीन जी, जरा देखिएगा, गुड़ महोत्सव होता है, कई कला उत्सव होते हैं, कई प्रचार होते हैं। हमें बता दीजिए कि कितनी आमदनी मुहैया आपने कराई। आज तक पार्लियामेंट में यह पेश हुआ है कि भारत सरकार ने भी पिछले 5 साल से औसत आमदनी का कोई आंकड़ा इकट्ठा करने की भी कोशिश नहीं की। बेचने में आप माहिर हैं, किसान बाजार बेच देंगे, कोई दुकान बेच देंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। पर उनका कहना है कि कानून व्यवस्था आपके कार्यकाल से ज्यादा बेहतर इन्होंने दी। वो उनका सोचना है, ऐसा है थोड़े ब्रिजेश जी। हम तो बोल रहे हैं कि मेट्रो ये कहते हैं हमने चलाई क्योंकि टिकट खिड़की इन्होंने खोली और इन्होंने हमें सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी जो हम चाहते थे वो नहीं दिया। तो मेट्रो बनाई किसने? एक ही तो मेट्रो चल रही है, वो हमने बनाई। बाकी आप डीपीआर तैयार करते रहे। 5 एक्सप्रेसवे का उल्लेख इनकी घोषणा में है। कौन सा एक्सप्रेसवे आपने बना दिया? अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बना जिसका जमीन तो जो एक्सप्रेसवे 5 इन्होंने बनाया उसमें से कितने में आप ट्रेवल कर चुकी हैं? हम सभी में कर चुके हैं और सारे के लैंड एक्विजिशन हमने किए। एक चला के दिखाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनके वाले 5 में कितने चली हैं आप? वही 5 इसमें इंक्लूडेड है। हम तो चले ही नहीं ब्रिजेश जी, हम तो टूटी फूटी गड्ढा युक्त सड़कों में चल रहे हैं जो ये तारीख पे तारीख देते हैं कि गड्ढा भर देंगे और गड्ढे भरते नहीं है शहरों में। क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो सकती हैं? हम विकल्प हैं ब्रिजेश जी, क्योंकि झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है। 1 मेगावाट बिजली के संसाधन भी इन्होंने बनाए नहीं। बिजली के सारे जो हमने कारखाने लगाए थे वो हम ही ने लगाए थे। पराग, अमूल हम लाए, HCL हम लाए, आकिया तट पर तो ये झूठ बोलते हैं। तो जनता भी समझ गई है। और रोजगार आयोग का क्या हुआ? एक रोड मैप जो बनाया जा रहा था स्किल मैपिंग का, उसका क्या हुआ? साथ ही आपने कोरोना की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10% उत्तर प्रदेश वैक्सीन में सबसे वेस्टेज ज्यादा कर रहा है, 10% के करीब। RT-PCR टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, केवल 60,000 टीके तो रोज लग रहे हैं सरकार के द्वारा। कैसे कवर करेंगे? जी, ऑलराइट। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज कांग्रेस ने, नवीन जी, 70 पेज की एक पुस्तिका जारी की है। आप वाली से ज़्यादा अच्छी है, मतलब क्वालिटी में। ये सरकारी है, ये जो मेरे हाथ में है ये ऊपर, और ये कांग्रेस की है, आपसे ज़्यादा बड़ी और आपसे ज़्यादा आकर्षक किताब। इसमें आपके 4 साल का ये सरकार कह रही कि हमारी उपलब्धियां हैं, और ये कांग्रेस ने 70 पेज में पोल पट्टी खोली है। आपसे ज़्यादा अच्छे कागज़ लगाए हैं और तथ्य भी खूब ढेर सारे दिए हैं। तो भाई सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल के कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? ब्रजेश भाई, आपके बोलने के बाद कुछ ज्यादा बोलने के लिए बचता नहीं है। जो आप हर बार ये कह के बच लेते हो। अपना स्टेटमेंट दिया, उसके नहीं, उसके बाद आप बता दीजिए क्या बचता है। हाँ, 2-3 चीजें बचती हैं। कुछ चीजों में उत्तर प्रदेश वास्तव में बहुत आगे तरक्की किया है। पहली चीज तो उत्तर प्रदेश तरक्की किया है इवेंट मैनेजमेंट में, हेडलाइन मैनेजमेंट में।
वो जो 11 अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोज एक हेडलाइन सुझाते हैं और रोज एक इवेंट सुझाते हैं और शाम तक इनकी गुजर जाती है। एक बात। दूसरी बात है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है बेरोजगारी में। बेरोजगारी में इन्होंने इतना अच्छा काम किया बढ़ाने में, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं रखी, सबका साथ किया और सबका विनाश किया। सबके विनाश को इन्होंने इस तरीके से कर दिया कि कहीं ना कहीं ना हिंदू ना मुसलमान ना कुछ आज की डेट में प्रदेश के हिंदू भी कहीं ना कहीं रंगनाथ कमीशन की तरीके से, सच्चर कमीशन की तरीके से एक कमीशन मांग रहा है और पूछ रहा है इन लोगों से कि जो आपकी 7 लाख भर्तियां खाली हैं भाई, वो कब होंगी। एक भी कोई भर्ती इन्होंने शुरू की हो विज्ञापन से और वो खत्म की हो तो भी बता दे। इनकी सरकारी वेबसाइट और सरकार के लोग टाइम मैगजीन से लेकर के और मेट्रो तक में 2.5 करोड़ रोजगार दे दिए इन्होंने वहां पर। आज यहां कह रहे हैं 40 लाख रोजगार दिए, अब आप बता रहे हैं कि 3.5 लाख नौकरियां दी या 4 लाख नौकरियां। अब या तो मेट्रो वाले योगी जी झूठे हैं जो दिल्ली मेट्रो में विज्ञापन लगाए, टाइम मैगजीन में विज्ञापन लगाए वो झूठे हैं, या आज की जो सरकार ने कहा है वो झूठी है, और या फिर सरकार के आंकड़े झूठे हैं। तो ये झूठ छल कपट और प्रपंच की जो सरकार है, लोग इसका समय गिन रहे हैं। अब आप आ जाइए महिलाओं के अपराधों पर, तो उसमें कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एनसीआर भी कहती है कि 11% अपराध बढ़े हैं जी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है 40% आंकड़े घटे हैं। कौन सच्चा है? अमित शाह जी सच्चे हैं या योगी आदित्यनाथ जी सच्चे हैं? या तो अमित शाह झूठे हैं या योगी आदित्यनाथ जी झूठे हैं। अब इन दोनों को इनको तय करना पड़ेगा कि कौन झूठा। फिर आप आ जाइए 4,94,000 करोड़ की इनकी वो जो एमओयू में था, आप हमको बता दीजिए कि कितने ग्राउंड पर आए, आप ही बता देंगे, हम मान जाएंगे एक पिस्टल फैक्ट्री को छोड़ करके। फिर आप आ जाइए एमएसएमई पर। एमएसएमई में आपका ही आंकड़ा कहता है, मैं ब्रजेश जी एक दिन आपको भी सुन रहा था कि लगभग 6 से 7 हजार यूनिट थी, 1/3 बंद हो चुकी। उसके बाद आज सरकार कहती है कि हमने 20,000 करोड़ एमएसएमई सेक्टर के प्रस्तावों को मंजूरी दी। तो मुझे बता दीजिए बैंकों ने कितने को कितनों को लोन दिया आपके कहने से? अगर आपने 20,000 को भी मंजूरी दी तो पर एमएसएमई मेरा अगला सवाल है के आसपास आती है। बीजेपी सरकार ने आज दावा किया है कि 5 एक्सप्रेसवे हैं। क्या उन 5 एक्सप्रेसवे पर आप ट्रेवल किए? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो एक्सप्रेसवे आपको कैसे लगे? अरे बड़े कसम से इतने अच्छे हवाई हैं ब्रजेश जी, जैसे वो नहीं था पहले जमाने में वो एक चद्दर पे एक जिन्न उड़ता था, उस तरीके से उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारी और उनके मुख्यमंत्री उस हेलीकॉप्टर पे या चद्दर पे या कालीन पे बैठ करके उड़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे इतने सुंदर लग रहे हैं, कहीं ना पुलिया है ना कहीं सर्विस लेन है, सारी डीपीआर बदल दी है, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमने एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। एक भी काम अगर इस सरकार ने पूरा किया हो तो ये सरकार बता दे। तो क्या आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी माइलस्टोन स्थापित नहीं कर पाई? एक भी नहीं कर पाई। सिर्फ एक चीज का माइलस्टोन इन्होंने स्थापित किया है, वो किया है बेरोजगारी, छल झूठ कपट प्रपंच और कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार का इन्होंने माइलस्टोन। अच्छा, ये तो आपको पता होगा बिल्कुल अव्वल नंबर है। दुर्गेश चौधरी नेपाल से लौटा कि नहीं लौटा? अभी तक नहीं लौटा, वही मैं कह रहा था आपसे। दुर्गेश चौधरी हो चाहे वो दूसरा लड़का हो जिसका सूर्य प्रकाश सिंह ने इंटरव्यू भी ले लिया था, आपके सामने है। एक तो लेखपाल बनकर के नेपाल के राजस्व को चेक कर रहा है, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं आपके पोल्ट्री फार्म में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने। ओके, थैंक यू। आम आदमी पार्टी से वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद है। वैभव, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन 4 साल के कार्यकाल को आप उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कहां पर पाते हैं? दूसरा, बिजली एक बड़ी समस्या है, उसमें आप उत्तर प्रदेश को कहां देखते हैं? और जब दिल्ली से खुद की सरकार से तुलना करते हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था और रोजगार, ये एक बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। ब्रिजेश जी, आज तो मुझे नवीन जी की भी आवाज़ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। हमेशा तो यहाँ के डिफेंड करते हैं, आज तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे थे। इनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है कि बड़ा प्रेशर में थे। तो मैं इनका एक लेके आया हूँ, ये मैनिफेस्टो है इनका, ये 2017 में मैनिफेस्टो है। मैंने इसके ऊपर लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की जगह मैंने लिखा है कि जुमला बुक ऑफ 2017,
क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ही कहा था जुमले होते हैं, चुनाव प्रचार में बोल दिए जाते हैं। तो आज मैंने इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें यह था कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो सबसे पहले आपको वो याद होगा कि जब सरकार आई थी तो कुछ समय बाद ही गोरखपुर में कांड हुआ था जिसमें ऑक्सीजन के बिना 67 बच्चों की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जब हाहाकार मच गया पूरे विश्व में कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाएं, तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, कौन सी खास बात है। बाद में जब थोड़ी सी भी खुलासा इस घटना का किया गया तो कमीशन खोरी से रिलेटेड बात निकल के आई थी कि ऑक्सीजन वेंडर से सप्लाई सेट नहीं हो पाई थी, कमीशन सेट नहीं हो पाया था। इसके अलावा आज के अखबार में ही इनके विज्ञापन में लिखा हुआ है कि किसानों को, इन्होंने गन्ना किसानों को बहुत सारा पेमेंट जो है उनका भुगतान कर दिया, जो कि इन्होंने वादा किया था। अब इनका मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि 15 दिन के अंदर भुगतान हम कर देंगे, लेकिन चीनी मिलों में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान आज भी पेंडिंग है। वाकई बहुत हिम्मत चाहिए कि आप ये कहो कि हम ये कर देंगे और 4 साल बाद सफेद झूठ बोल दो कि हमने कर दिया, और किसान सड़क पे बैठे हैं, आंदोलन बैठे हैं, और आप उनके लिए वहां कीले ठुकवा रहे हो, और आप उनके लिए बाढ़ लगवा रहे हो, और पानी की बौछारें करवा रहे हो, उनके पीने का पानी हटवा रहे हो। दूसरा ये लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो इनका बहुत ही पॉपुलर जुमला था जो सबसे ज्यादा चला, और इसी चैनल पर बैठकर हाथरस की बेटी के लिए हम डिफेंड कर रहे थे, और नवीन भाई बता रहे थे कि उसकी जबान नहीं कटी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, उसके जिस्म के कौन कौन से दूसरे थे जो कह रहे थे, नवीन जी ने कभी नहीं कहा। तो मैं बता भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा प्रवक्ता की, कि ये डिस्कस किया जा रहा था कि शरीर के 15 टुकड़ों में एक बेटी की लाश मिलती है, ये हमने इसी जगह पर बैठ के तय किया, देखा था। और कोरोना के टाइम पर जब पूरा विश्व जो है आपदा में लगा हुआ घटना याद है जिसमें कलेजा निकाल के खा गए थे। कोरोना के टाइम पर आपने आपदा में ऐसा अवसर तलाशा कि करोड़ों रुपए के घोटालों को आपने अंजाम देके दिखा दिया कि कैसे 400 रुपए का आइटम। और ये बता रहे हैं बिजली 24 घंटे मिल रही है, और हर स्टेट, हर जिला मुख्यालय को 24 घंटा। पहले जब अंधेरा होता था तो लगता था यूपी का बॉर्डर आ गया, जो जूही सिंह पता नहीं कैसे चला रही थी। देखिए अब ये बात जो है बिजली कितनी आ रही है बता रहे हैं। एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश ये 24 घंटा जो ये बड़ी आधी अधूरी बात है, 24 घंटा, लेकिन किस रेट पर आप बिजली दे रहे हो? 8 रुपए 10 रुपए पहुंचा दिया आपने, ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा दिया। पहले ही देश में सबसे महंगी बिजली भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा के उसमें डकैती कर लेते हैं। तो बिजली सबसे महंगी, किसानों को उन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे, किसानों को भी बिजली के दायरे में ले आए। एमएसपी की बात की गई थी इस जुमला पत्र में, और एमएसपी खत्म करने के लिए योगी जी का खुद का बयान, स्पीच आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है इससे बहुत फायदा होगा किसानों को, और उन्होंने वहां पर आंदोलन पे बैठे हुए किसानों के रास्ते में कीले ठुकवा दी, एमएसपी की व्यवस्था समाप्त करवा दी। तो कुल मिलाकर यह कि पूरा जुमला पत्र है। इस सरकार के 4 साल के पूरा होने के बाद आज एक ही चीज पर सेलिब्रेट किया जा सकता है, वो ये है कि अब इस सरकार का सिर्फ 1 साल बचा है। थैंक यू। और दूसरा ये एक चीज और कि नौकरियों के नाम पर आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को संविदा में ढकेल रहे हो रोज। इस अच्छा, आज पता है ट्विटर पे एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड मुकाबला चल रहा था सरकार का और विपक्ष की तरफ। विपक्ष से भी कुछ एक्टिविस्ट लगे हुए थे। तो एक तरफ सरकार चलवा रही थी कि योगी जी के 4 साल बेमिसाल, और दूसरा चल रहा था 4 साल यूपी बेहाल, और लाखों ट्वीट हुए इस पे, और घंटों नंबर 1 चैनलों ने ब्रिजेश जी सर्वे चलाया है कि योगी जी के, तो आप इनको खुद ही पता कर लीजिए कि इनको क्या उस पे रिजल्ट मिले हैं। 90 से 80% लोगों ने कहा है कि भैया जाओ, जी के दोस्त हैं, उन्होंने चलवाया था इसको। उन्होंने कहा भैया जाओ माफ करो, अब छोड़ दो इस प्रदेश को। ये सर्वे में रिजल्ट निकल के आया, ये आज तो आकलन हो ही गया 4 साल का। ओके, राजेंद्र द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका। एक तो 4 साल का कार्यकाल का आकलन आप किस प्रकार से करते हो? दूसरा, आपकी बिरादरी यानी पत्रकार भाई लोग कैसे हैं? मैंने सुना 100 से ज़्यादा मुकदमे आप लोगों पर भी हो चुके हैं। ब्रजेश जी, आपने शुरू में तो सारी चीज़ गिना दी, बस 2 चीज़ अगर विकास के मामले में गोरखपुर का विकास जरूर हो रहा है, बाकी और तो विकास नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे पूर्व में लोग अपने अपने क्षेत्रों में करते थे। मतलब गोरखपुर में हो रहा है ना? गोरखपुर में हो रहा है, वो चलो अच्छी बात है। गोरखपुर कहीं भी होना चाहिए, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो बादलपुर हो, गोरखपुर और बनारस में हो रहा है, दिखाई देता है। बाकी और तो कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, पत्रकारों की जहाँ हाल है वो तो इससे बुरा जो है हाल तो हमको लगता है कभी नहीं रहा। हमने 35 साल के मतलब जो पत्रकारिता की उसमें जो है कि ऐसा दहशत है कि आप देखिए, अगर पुलिस से सवाल पूछते हैं तो उसका क्या जवाब होता है? दूसरे दिन वो अंदर हो जाते हैं। नेताओं की स्थिति तो उससे भी ज़्यादा, इनके पार्टी के नेताओं की इससे भी ज़्यादा हालत खराब है। पार्टी के नेता खुद भी, जो आपने कहा नहीं, जो भरत सिंह जी ने अभी राम इकबाल सिंह ने उसमें जो बोले, जो कार्य समिति, भरत सिंह उनके दोस्त हुआ करते थे, पूरा जो है एजेंडा खोल के रख दिया कानून व्यवस्था का।
दूसरी बात, एक भ्रष्टाचार की बात, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होता है कि मंत्री के ऑफिस में बैठ करके 9 करोड़ रुपया टेंडर देने के नाम पर ले लिया गया। इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? ये सब। तीसरी बात, पत्रकार के चाहे मान लो सोनभद्र का रहा हो चाहे उन्नाव का रहा, अब एक लंबी श्रृंखला है जिसकी 150 से ऊपर संख्या हो चुकी है। तो जो वायदे किए गए थे 2017 में, आज 4 साल के बाद ये सरकार उन वायदों पे कहाँ पे खड़ी हुई है? जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारे गोंडा मेडिकल कॉलेज अभी कोई इसका सिर पर नहीं। सड़कों की बात नवीन जी ने की, हमारे गांव की सड़क का खुद 2 बार भुगतान हो चुका है। आप कह रहे हैं सिर पर नहीं, वो भी वो 30 वाली कैटेगरी में है कि 30 बन गए हैं? नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। वो ना जिला अस्पताल रह गया और ना मेडिकल कॉलेज रहेगा। जिला अस्पताल में भी ले जाओ सुरेंद्र जी को, कभी विजिट कराओ उधर। नहीं, जिला अस्पताल भी नहीं रहेगा, स्थिति है। और जहाँ तक सड़क की बात है, हमारे ही गाँव की सड़क का 2 बार भुगतान हो गया इसी सरकार में। जहाँ तक ग्राम विकास की बात है, ग्राम विकास में यह है उसी तालाब का 3 बार भुगतान हो चुका। चौथी बार जिस आधार पर इनका कहा जाता है मॉडल ट्रांसफर का विभाग जो बताया जाता है, उस विभाग में साल भर होमवर्क होते रहे कि मॉडल ट्रांसफर बनाया कैसे जाए, जो अभी मॉडल का विभाग का नाम लिया जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही है इस वक्त? ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही है? सुना काफी टाइट कर दिए गए हैं सब और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ब्यूरोक्रेसी ये सब काम कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ का जो है टॉप, जो अभी कहा 11-11 जो टीम है इनकी, उस टीम के अलावा बाकी कोई टीम काम भी नहीं कर रही है। बाकी उन्हीं के इंस्ट्रक्शन जाते हैं और जिलों में भी चिन्हित है किसका काम होना है, किसका नहीं होना है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मंत्रियों की सुनी नहीं जाती, विधायकों की सुनी नहीं जाती, सांसदों की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, संगठन बीजेपी की सुनी नहीं जाती, आप ऐसा कह रहे हैं? विपक्ष का तब भी थोड़ा सुन लिया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने के लिए अधिकारी थोड़ा डरते हैं कि धरना प्रदर्शन होने लगा। ये तो आप लड़ाई लगवा रहे हो। भाजपा के लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। झंझट कराना चाहते हो? नहीं, झंझट नहीं कराना चाहते, व्यवहारिक चीजें। भाई हम भी 30 साल से इसमें है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं और उनकी पीड़ा देख करके मुझको कष्ट होता है। वो सोचते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं मैं विपक्ष में होता तो अच्छा होता, यहाँ करके तो और मैं बुरा फंस गया। मैं तो आपकी खबरें पढ़ता रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी के, तो आप सुपर एक्सपर्ट हैं भाई, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा। ब्यूरोक्रेसी का तो हाल ये है कि सब कुछ वही कर रहे हैं और जितने अभी तक तो घोटाले गिनाए गए हैं, मतलब भर्ती से ले। अब मैं आपको उदाहरण बता दूं, प्रभात कुमार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए भ्रष्टतम अधिकारियों में से हैं और बड़ी ऑनेस्टी का उनका किया जाता है। और जितने भी सदस्य बनाए, किसी भी सदस्य का सरकार ने तो उनको मुकुट पहनाया था ईमानदारी का। आप क्या, मैं उसका उदाहरण बता दूं, ये फर्स्ट टाइम जब जो है लोग मतलब जो एसडीएम बने थे देहरादून के, अपनी पत्नी हिमालनी के नाम उसी रोड पर 2.5 एकड़ जमीन अलॉट किया था, जिसको मैं खुद डॉक्यूमेंट लेके आया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ऐसे आदमी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये ईमानदारी का और इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? सीबीआई का आदेश, जिसको हाईकोर्ट ने सीबीआई का आदेश। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। तो इन 4 सालों में आप क्या बदलता हुआ आपने उत्तर प्रदेश देखा? आम आदमी का जीवन क्या बदला? क्या यूथ को रोजगार मिला जिन्होंने बहुत मेहनत से गरीबी में, अभाव में पढ़ाई करके तैयारियां की, क्या उनको नौकरियां मिली? बच्चों को या हमारे घर के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला? बिजली के क्या हालात हैं और लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? देखिए, 4 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो भी देखने को मिला हो, लेकिन आज उत्तराखंड का इफेक्ट देखने को मिला। सरकार डर डर कर जश्न मना रही है कि कहीं उत्तराखंड वाला हाल यहाँ ना हो जाए, क्योंकि का आयोजन कई सारे होने थे, लेकिन इसकी शुरुआत भी हो गई थी इस महीने के शुरुआत में, लेकिन बीच में उत्तराखंड में अचानक मुख्यमंत्री बदला गया, उसके बाद यहाँ पर सन्नाटा छा गया। अब बात करते हैं आप उपलब्धियों की। आज इनके सरकार के मंत्री प्रत्येक जिले में गए थे और वहाँ पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करना था, उनको ड्यूटी लगी थी। लेकिन तमाम उपलब्धियाँ तो गिनाई गई, लेकिन किसी ने कृषि कानून पर चर्चा नहीं की, गन्ना के भुगतान पर चर्चा नहीं की, महिला अपराध और रोजगार पर चर्चा नहीं की गई। अब ये कहते हैं साहब कि गुंडे सब भाग गए, तख्ती डाल के घूम रहे हैं एनकाउंटर से, और एनकाउंटर ऐसे भी हुए कि अस्पताल से फरार हो गए मुलजिम, पता नहीं कैसा एनकाउंटर हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल,
इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज़्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रदेश कार्य समिति में राम इकबाल सिंह का भाषण छाया रहा। भ्रष्टाचार और महंगाई बेरोजगारी 4 साल में चरम पर पहुंच गई। योगी की सरकार आज 4 साल पूरे कर रही, लेकिन उनकी कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल में तो है लेकिन कैबिनेट में नहीं है। यह भी सरकार का एक ड्रॉबैक है। कोरोना काल में कहा गया कि भाई सबने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और सरकार ने गरीबों की काफ़ी मदद की, लेकिन जो गरीबों की नौकरी चली गई उनके बच्चों की स्कूल फीस माफ़ नहीं की गई, उनको कोई राहत नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी को कहा गया कि भाई शराब पीने वालों ने बड़ा सहारा दिया, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। तो सरकार को भाई 4 साल के जश्न में कुछ नहीं तो शराब पीने वालों पर हेलीकॉप्टर से नमकीन की बारिश ही थोड़ी बहुत करा देते, कम से कम उनके योगदान को सराहना मिल सकती थी। जो लोग ये कहते थे कि अखिलेश यादव सरकार में मेट्रो रेल बनाने का दावा झूठा है, इसका टिकट कहाँ से लेना है, वो ये बतावें कि एक्सप्रेस वे जो बना है ये 5 नया, इस पे अपनी कार कहाँ से चढ़ाई जाए, कौन सी जगह से ये चढ़ना है इस पे और आगे उतरना भी है, तो ये भी देख ले जरा। आप कट ढूंढ रहे हैं, मतलब किस कट से चढ़ना है। बहरहाल तो सुरेंद्र जी से पूछ लेते, उन्हें तो पता है, वो बता देते। इस देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, जश्न होते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार की इस 4 साल की उपलब्धि में अफसरों की निरंकुशता सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। उसके पीछे आप इस तरह से उसको देख सकते हैं जी कि जब डीएम और एसपी मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन नहीं उठाते हैं तो वो जनता की क्या बात सुनते होंगे, और विधायकों को क्या सुनते होंगे। ये अहम बात कही। तो ये बात तो आपको पता चल जाती होगी कि आखिर क्या स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार ढोल पीट रही है कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन एक चीज़ बताएं, सरकारी नौकरी का अभाव है और हमारे यहाँ नौकरी का बड़ा महत्व है। एक शादी भी उसी पे टिकी होती है सब। ये नौकरी और बीवी ये दोनों एक जैसी होती है, इसमें समझिएगा जी कि मेरी तो नौकरी है, मैं क्या समझू, जो बेरोजगार है वो समझे। नहीं, नौकरी और बीवी में एक समानता ये है जी कि एक के मिलने के बाद जल्दी आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ। अच्छा, सुरेंद्र जी नोट भी कर रहे हैं। हाँ। एक के होते हुए हाँ। लीगली आप दूसरी कर भी नहीं सकते, चाहे नौकरी हो चाहे। और खिचखिच टेंशन ये सब बदस्तूर बनी रहती है, लेकिन खास बात यह है कि अपनी छोड़कर दूसरी की ही अच्छी लगती है, ये सब के साथ है। तो अब ये व्यवस्था की बात थी। खैर जी, बहरहाल यूपी में क्राइम के मामले में हाथरस, बिकरू कांड और तमाम सारे मामले आपके सामने हैं। हाँ, कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी, संभल बलिया, शाहजहांपुर, गोरखपुर को ईमानदार दिखाने की पूरी कोशिश की और अफसरों ने बेईमानी का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो संगठन तो खुश होगा। बेरोजगारों का दर्द यह है कि इस 4 लाइन में सुनिएगा जी कि बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं और कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं, और इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खौलते पानी में मरे हैं, और कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 2017 में जो आपने वायदे किए थे, आज 4 साल के बाद आपकी पार्टी की सरकार के ऊपर एक बड़ा इल्जाम है कि आपने वायदे पूरे नहीं किए, इसी कारण विपक्ष आपके ऊपर निर्मम आरोप लगा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, और मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि विपक्ष के मित्रों की यहाँ बहुतायता कारण आप भी अश्वत्थामा मारा गया नरो व कुंजरो थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं।
कैसे थोड़ा भारतीय बताइए जनता ना। पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं, शुरू हो गए। होर्डिंग लगी है नवीन जी। सुन लीजिए सर जरा हमको, हमने कभी नहीं कहा कि 30 मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो गए हैं। हमने ये कहा कि 5 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, 30 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, जिसमें 8 में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एक चीज ब्रजेश जी, अब मैं बहन जूही जी के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल उपलब्धियां बताई, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 301 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे इनकी सरकार में 13,200 करोड़ रुपए में बना। सिर्फ नवीन जी बोलेंगे, सिर्फ नवीन जी बोलेंगे। बहन जी सुन लीजिए, सिर्फ नवीन जी। जूही जी प्लीज, मैं दूंगा टाइम, आप अपने टाइम में बोल लेना। नवीन जी गो अहेड, सिर्फ नवीन जी बोलेंगे। 301 किलोमीटर की सड़क 13,200 करोड़ में बनी। आपकी सरकार में 341 किलोमीटर की सड़क का टेंडर किया गया 15,000 करोड़ में। हमने जब सरकार में आया तो हमने उस टेंडर को निरस्त किया और हम उसको 11,500 करोड़ में बना रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपया किसके जेब में जाना था यह बता। मैडम मैं दूंगा टाइम, पूरा टाइम दूंगा। ब्रजेश जी, गन्ना किसानों की बात हो रही है। 5 साल मायावती जी की सरकार रही, 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही। 10 वर्षों में इन्होंने 1,47,000 करोड़ का भुगतान किया, यानी एवरेज 15,000 करोड़ प्रति वर्ष। योगी जी की सरकार ने मात्र 4 वर्ष में 1,27,000 करोड़, यानी 30,000 करोड़ से अधिक का हमने भुगतान किया। अब बात सुरेंद्र राजपूत जी की मैं जरा सा करना चाहूंगा। अपराध कानून, हाँ, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। इन्होंने बहुत चर्चाएं की इन्होंने। आज अभी इनकी पार्टी नदी के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के संरक्षण के लिए यात्रा कर रही है। तो कोई तकलीफ है आपको? नहीं, तकलीफ नहीं है। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मत्स्यजीवी जो ये मछुआरे समुदाय के लोग हैं, इनका जो वंशानुगत पेशा था मछली पालन का, मछली बेचने का, उस पर जिस उत्तर प्रदेश के माफिया ने कब्जा कर लिया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस मछली माफियाओं को जब नेस्तनाबूद किया, उस माफिया को पंजाब में आप संरक्षण दे रहे हैं। अभी बात वैभव माहेश्वरी जी कर रहे थे। वैभव माहेश्वरी जी के एक मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन वैभव माहेश्वरी जी, आपके माध्यम से मैंने एक प्रश्न किया था कि आप ये आंकड़े बता दीजिए कि आपकी सरकार में सरकारी स्कूलों से निजी स्कूल में जाने वाले छात्रों की संख्या क्यों बढ़ गई, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में सरकारी निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में आने वाले छात्रों की संख्या क्यों बढ़ गई, ये आप बता दीजिए। तो आपके मुताबिक आप सभी वायदे पूरे कर चुके हो? वायदे ब्रजेश जी हम कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको जो व्यवस्था मिली, आप देखिए लेखपाल से लगाए एसडीएम, सिपाही से लगाए डिप्टी एसपी तक की जो भर्तियां हुई, उस पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्या कमेंट किया, यह भी आपने देखा। आज वो लोग सिस्टम में, हम सिस्टम सुधार रहे हैं। ऑलराइट, जूही सिंह जी को मैं टाइम देता हूं। थैंक यू, उनके खिलाफ हम कार्रवाई। शुक्रिया। यस जूही सिंह जी, गो अहेड, अनइंटरप्टेड, गो अहेड। ब्रिजेश जी, पहले तो राजेंद्र द्विवेदी से मैं इनकी बात पे आगे बढ़ूंगी। नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, गंगा तो साफ हुई नहीं, 8 सबसे पोल्यूटेड शहर उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद प्रथम में, लखनऊ में है जी, 11 है मैडम। जमीन दी गई थी जी, एम्स की जमीन हमारे शासनकाल में दी गई थी गोरखपुर में, उसमें कितना निर्माण हुआ। एक 500 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया था, जिसकी अभी शुरुआत हुई है। कैंसर हॉस्पिटल जो उन्नाव में था, वो ये खोल नहीं रहे थे क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, अभी उसकी शुरुआत हुई है। रामगढ़ ताल इनका प्रोजेक्ट नहीं था। हाँ, गोरखनाथ मठ के बगल में 2 मॉल जरूर बन रहे हैं और रेहड़ी पटरी वालों को जबरन हटाया जा रहा है, यह विकास गोरखपुर का जरूर हुआ है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी कि 2 एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे आपका बना नहीं, एक एक्सप्रेसवे जिसके मानक बेहतरीन हैं, जिसपे आपके फाइटर प्लेन्स उतरते हैं, आपने अलाइनमेंट बदल दिया, मानक बदल दिए, तो आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? थोड़ा तो अपने में अपने जमीर से पूछिए। स्वेटर और मोजे की बात इन्होंने की थी, कई जगह एक ही पैर के 2-2 जूते मिल गए बच्चों को। स्वेटर वितरण तो आज तक आपकी जो उस समय की माननीय थी उन्होंने किया ही नहीं। महाभ्रष्टाचार है, बच्चों की ठंड में बिल्कुल आपने वो कर। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत ईमानदार है। ब्रिजेश जी, कुछ काम करना नहीं है और भ्रष्टाचार करना है। इनके अफसर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं, इनके मंत्री एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं, मंत्रियों के पीआरओ जो है वो रिश्वत लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी चिट्ठी लिखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट से क्यों हटाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बनने को ईमानदार है, लेकिन कितने ईमानदार है ये तो समय ही बताएगा। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहें? 10 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। ब्रिजेश जी, हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने एक बार वो कुल्हाड़ी और कुदार लेकर के एक्सप्रेसवे का भी बहुत खुदाई की थी, जेपीएनआईसी की भी खुदाई की थी, उन जांचों का क्या हुआ? या केवल दिखाने के लिए? ओके सुरेंद्र राजपूत, गो अहेड। आपकी कुछ आपत्तियां थी, आप अपनी आपत्तियां पहले उठा लें, फिर मैं सवाल करता हूं, गो अहेड। देखिए, मेरी आपत्ति कोई नहीं, सच बात यह है कि आज की डेट में ये लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
पहली चीज तो ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की डिसीजन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल ना पंजाब सरकार के ऊपर उठाते, इससे ज्यादा इनसे हम क्या कहें। दूसरी बात, जिन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की ये बात कर रहे हैं, ब्रजेश जी आप तो सब जानते हैं कब से वो जेल में है और किसकी सरकारों से जेल में है। किस बात का ये लोग बात करते हैं, मेरी समझ से बाहर। प्रवक्ता आप लोग हैं कि मैं हूं भाई? इनकी कानून आप, व्यवस्था मैं कोई पर गूगल थोड़ी हूं कि आप टाइप सहारनपुर करें मैं जवाब दूं। जी अरे मैं कोई गूगल थोड़ी हूं कि आप टाइप करें जवाब में। नहीं नहीं, मैं जवाब नहीं आपसे ले रहा हूं। मैं तो पिछले 10, 12, 15 सालों से किशोर रूंगटा मर्डर केस में मुख्तार अंसारी अंदर है और इसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई रोल नहीं है। एक रोल जरूर है योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने अमन मणि त्रिपाठी नाम के एक अपराधी विधायक, आरोपित अपराधी विधायक को, और ये सरकार का दावा है कि वो बेहद ईमानदार हैं और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा दावा है सरकार का। ये एक ईमानदार सरकार है, ऐसा दावा करते हैं। सिंह की क्या कहानी? मैडम प्लीज जस्ट सेकंड, सुरेंद्र जी की बारी है। मैं आपसे बड़ी अच्छी बात कहता हूं, मैं आपसे बड़ी अच्छी बात कहता हूं कि मेहनत तो दीपक भी बहुत करता है, 18 घंटे करता है, लेकिन क्या वो खेत बनाता है या घर खोदता है? ओके, ऑल राइट, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। वैभव महेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन 4 सालों में सरकार का ये कथन है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, 5 एक्सप्रेसवे स्टार लगा लीजिए क्या निर्माणाधीन है, और मेडिकल कॉलेज इन्होंने तैयार कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार कर दिया है, और आपको इन्होंने करारा जवाब दिया कि आपके स्कूलों से बेहतर स्कूल उत्तर प्रदेश में है। हाँ बिल्कुल बेहतर होंगे, जब अखबार में छपना ही है तो कुछ भी छाप लो तो बेहतर स्कूल होंगे ही। 3 वर्ग तो बहुत ज्यादा परेशान है इस सरकार में। हम बिल्कुल फैक्ट्स पर अब आते हैं। एक तो इस प्रदेश का युवा बहुत ज्यादा परेशान, नो नवीन जी प्लीज, इस प्रदेश का युवा बहुत ज्यादा परेशान है। पढ़ाई लिखाई के बावजूद कोई भी मौके अब नहीं बचे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं और युवा जो है लिटिगेशंस में उलझा हुआ है। ये लोग अपने ही युवाओं के खिलाफ जो नौकरियों के विवाद होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और बड़ी बेशर्मी से डिफेंड करके किसी भी तरह अपने ही युवाओं को परास्त करके बड़े खुश होते हैं। सारी नौकरियां लटकी हुई हैं, विवाद में हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। और ऐसे नेचर के जॉब जिनमें परमानेंट वैकेंसीज निकालनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल में अगर हेल्थ वर्कर है तो एक परमानेंट जॉब है, उसको निकालना चाहिए, वहां ये संविदा पे भर्ती करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग नाम का वहां एक करते नया, हैं। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली एक दलाली को बढ़ावा देने का, मैं मानता हूं कि ये रोजगार संविधान विरोधी कृत्य भी है आउटसोर्सिंग, बिल्कुल क्योंकि है, बिल्कुल इससे आप उन लोगों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं जो दलित हैं, हमारे भाई बहन हैं, देखिए जो रिजर्वेशन OBC समाज से आते हैं, और जो EWS और आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी था डिसीजन कि भाई समान कार्य समान वेतन। आउटसोर्सिंग में आने के बाद आप इसका पालन नहीं करते। अगर आउटसोर्सिंग से भी कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के अगर उस आदेश का पालन करोगे तो आपका पक्की नौकरी वाला और कच्ची नौकरी वाला दोनों की तनख्वाहें और पक्ष बराबर होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा, ये स्कूलों की बात कर रहे थे। आज दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ी है क्योंकि सरकार के काम ऐसे हैं कि हर परिवार को लगभग 5-6 हजार रुपए महीना बचता है, बिजली से, पानी से, स्वास्थ्य से। नवीन जी आपको भी खुशी हो रही है, देखिए हमारे काम सुन के बहुत खुश हो रहे हैं। तो सरकार को के इस कामों से बहुत पैसा बचता है लोगों का, और पैसा जब बचता है तो आदमी चाहता है कि जो प्राइवेट स्कूल को नहीं देख पाया था वो भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाए। इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, उसको मिलता है। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं सरकारी स्कूल? आप मुझे बताओ, एक मिनट, यहाँ पर प्राइवेट का आकलन किस तरह से करते हो इन 4 सालों? एक मिनट, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों की रोजगार की इनकम को आपने बिल्कुल मार दिया, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपके उप मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम नहीं की जा सकती। कोरोना काल में जब लोग रो रहे थे तो प्राइवेट स्कूल माफिया ने कहीं कोई रियायत नहीं बरती, और आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें रियायत नहीं दी जा सकती, इसलिए लोग मजबूर होकर वहां जा रहे हैं। अब 4 सालों में एक ही चीज अच्छी बची है कि आपका 1 साल बचा है, इसको हम लोग भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप 4 साल, राजेंद्र द्विवेदी जी, हम बचा हुआ 1 साल सेलिब्रेट कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या ऐसा रह गया जो भारतीय जनता पार्टी की ये बेहद ताकतवर सरकार, बहुत बहुमत वाली सरकार एड्रेस नहीं कर पाई, और वो समस्याएं आज भी विद्यमान हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो भी समस्याएं हैं, यूथ हैं, महिला हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग मीडिया वर्ग का है, वो अपने आप में ऐसा दहशत जो चीज़ें सामने आती थी वो आ नहीं पा रही हैं। और अगर सोशल मीडिया नहीं होता लगता है तो बहुत सारी चीज़ें, जितने एक्शन भी हो रहे हैं दबाव में, वो भी नहीं हो पाते। सबसे हर वर्ग, आपसे यूथ का यूथ ले लीजिए, और जहाँ तक अभी दिल्ली की बात हो रही है, ये बात सही फैक्ट है कि इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज से लोग प्राइवेट में मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहे हैं, को फीस देने की हैसियत में नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं। यही लखनऊ में भी कोरोना काल के फीस जो
प्राइवेट कॉलेज वाले ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हैं, और जबकि तमाम घोषणाएं हुई कि फीस नहीं ली जाएगी, ये नहीं होगा, लेकिन उनको मजबूरी में उनको अभी एग्जाम के समय तमाम बच्चे जो है जो निजी कॉलेजों में पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चिंताएं आप कर रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, सभी से मिलते जुलते होंगे, बीजेपी संगठन के भीतर इसकी चर्चा नहीं होती? देखिए ब्रजेश जी, सब चर्चा होती, संगठन में होती है, सरकार में होती है, सब जगह होती है, लेकिन वो बेचारे ऐसा मजबूरी में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, क्या करें, अगर बोल नहीं सकते हैं तो उनके भी मतलब मुंह पर बंद करें तो करें क्या, बोलें कहाँ? ओके, नवीन जी को मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। नवीन जी, इधर 1 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 2000 प्राइवेट कंपनियां बंद हो चुकी हैं, और प्रतिदिन औसत जो है वो 3 यूथ आत्महत्या करते हैं। 1,43,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के पद रिक्त पड़े हैं उत्तर प्रदेश में। आपने वायदा किया था कि 1,37,000 लोगों को नौकरियां देंगे एजुकेशन सेक्टर में, आपने नहीं दी हैं। 15,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और आपने जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का वायदा किया था वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, पार्शियली कुछ इसमें आप लोगों ने कुछ लोगों को नौकरी दी है। और यूपी में जितने टीचर होने चाहिए उनमें तकरीबन 23 से 24% के पद रिक्त हैं। ये तो हुआ एजुकेशन का। पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, दूसरे और विभागों में बहुत ढेर सारी रिक्तियां हैं, और आपका यूपी SSSC गठन के 3 साल के बाद भी, आपकी सरकार के 4 साल के बाद भी अभी तक एक भी भर्ती वो नहीं करा पाया। ये गंभीर प्रश्न है, और आप लोगों को इसकी चिंता नहीं है? ब्रजेश जी, निश्चित रूप से सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, पुलिस विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी अभी बहुत पर्याप्त संख्या ऐसी है जो पद रिक्त हैं जिसमें भर्ती की जानी है, जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं। लेकिन हमने सरकार बनने के बाद 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की हमने भर्तियां की। हमने उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उनके लिए 5,000 करोड़ रुपया, ब्रजेश जी, पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने थानों की बैठकों इन सबके लिए व्यवस्था की। हम सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये 7 लाख नौकरियां जो रिक्त हैं इनको इस 9 महीने में दे दोगे? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, हम लगातार वायदा करो कि दोगे नौकरी। बिल्कुल, हम उस रोड मैप पर काम कर रहे हैं। एक चीज मैं ब्रजेश जी बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट, कि हम यह चाहते हैं कि प्रतियोगी छात्रों की उनके मेरिट के आधार पर पूर्णतः पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। भर्ती 1-2 महीने आगे बेचारे पता है दाल चावल खा के एक कमरे में 4-4 बच्चे निश्चित रूप से, लेकिन क्या बहुत गंभीर प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं कि कोई प्रतियोगी छात्र अपने घर बेच के, अपने घर की महिलाओं के जेवर बेच के, जैसे पहले लखनऊ में होता था, लोगों के नेताओं के घर पहुंचाता था, आप क्या चाहते हैं? कुछ न्यायालय इलाहाबाद ये कहे कि सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष का आयोग हो गए हैं, इन भर्तियों को निरस्त किया जाए, क्या आपकी सरकारों में किस प्रकार से नियुक्तियां होती थी? अभी चैनल पर मैं खोलना नहीं चाहता हूं, लेखपाल की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिससे भ्रष्टाचार न हुआ हो, एक क्षेत्र विशेष के लोगों की भर्ती नहीं हो, एक जाति विशेष के लोगों की नहीं हुई हो। आधा चाचा के पास जाती थी, आधा नेता। धन्यवाद। आप लोग झगड़े नहीं, आप लोग झगड़े नहीं, आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। घर पे तय होती, शुक्रिया, धन्यवाद। पूरी के यहाँ पाए, ओके, आपने पैसा दिया कि नहीं? थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत को हाथ उठाए थे, 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी को दीजिए। ओके सुरेंद्र जी 10 सेकंड। ओके, सिर्फ सुरेंद्र जी बोलेंगे 10 सेकंड। देखिए, मैं तो 2-3 बातें कह रहा हूं नवीन जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को। पहली चीज तो आप रोजगार के मामले में झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने स्वीकृत पद, जो अभी नई भर्तियां तो छोड़ दीजिए, जो स्वीकृत पद है जिसका ऑलरेडी बजट में एलोकेशन है, वो भर्ती आपने नहीं की है शिक्षकों की। आप जो बीएड और टीटी के बच्चे थे 2012 से लेकर के और आज तक, उनको आपने सड़क पे बैठा रखा है। जब रोजगार मांगते हैं तब आप डंडे मारते हैं उनको। आपने पुलिस की भर्ती पूरी नहीं की। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो जिस एमएसएमई सेक्टर का नाम आप लोग फुल फॉर्म नहीं ले सकते हैं, उसकी 1/3 यूनिट आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं है ना, आपकी तरह आपके नेता की तरह स्वरोजगार और रोजगार भी नहीं दे सकते हैं। जहां भी तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति करने वाले आप लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते। भाई आपके भ्रष्टाचार के तुष्टिकरण के कारण जो आपका राजनीतिक रोजगार चलता है, आपसे एमएसएमई की बात कर रहा हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। छोटा दुकानदार, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या रखते हैं, फेसबुक, ट्विटर पर आप लगातार हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।